सोचिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। हर महीने सालों तक एक एजेंट घर आता है और मतलब प्रीमियम के पैसे लेकर जाता है। हाँ, और एक ट्रस्ट बन जाता है, राइट? एक भरोसा। बिल्कुल, एकदम भरोसा बन जाता है। पर अचानक कोई अनहोनी हो जाती है और जब वो परिवार क्लेम लेने कंपनी के ऑफिस पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि पिछले कई महीनों से पैसे जमा ही नहीं हुए। ओ, ये तो बहुत ही काफी ट्रैजिक सिचुएशन है ना? और सबसे बड़ी बात, जब वो एजेंट के बारे में पूछते हैं तो कंपनी सीधा कह देती है कि भाई इस एजेंट को तो कैश लेने का अथॉरिटी ही नहीं था। यानी कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई इतनी बड़ी कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या एक मासूम परिवार को किसी एजेंट की गलती की सजा मिलनी चाहिए? देखने में तो ये बिल्कुल गलत लगता है, पर कानून की नज़र में ना इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। वही तो। और आज की इस गहरी चर्चा में, मतलब इस डीप डाइव में, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के उन्हीं पन्नों को पलटने वाले हैं जो एजेंसी लॉ से जुड़े हैं। सही कहा। और इस चर्चा का मेन मकसद यही है, समझना कि कैसे बिजनेस में या एवरीडे लाइफ में किसी और के किए गए काम प्रिंसिपल को यानी मेन बॉस को लीगली बाइंड कर सकते हैं। पर एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, इस पूरी चर्चा में हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी कंपनी का साइड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लीगल फैक्ट्स, जो हिस्टोरिकल केसेस हैं और जो कानून की एक्चुअल वर्किंग है, उस पर रहेगा। हम पूरी तरह से न्यूट्रल रहेंगे। एग्जैक्टली। तो शुरुआत कहाँ से करें? ये एजेंसी का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? देखिए, इसकी नींव ना एक बहुत ही पुरानी लैटिन मैगजिम पर टिकी है। वो है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। अच्छा, अब ये लैटिन सुनने में तो बहुत हैवी लग रहा है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है। अरे नहीं, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो इंसान किसी और के थ्रू काम करता है ना, कानून ये मानता है कि उसने वो काम खुद ही किया है। ओह अच्छा, तो यानी अगर मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं किसी को अपना एजेंट बनाता हूँ, तो वो एजेंट जो भी डिसीजन लेगा वो मेरे डिसीजन माने जाएंगे। सही पकड़ा। जब तक वो एजेंट अपनी लिमिट्स में काम कर रहा है, कानून यही मानेगा कि उन पेपर्स पर साइन एजेंट ने नहीं, डायरेक्टली अपने यानी प्रिंसिपल ने किए हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। और सोचने वाली बात है कि अगर ये रूल नहीं होता तो शायद बड़े बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, राइट? बिल्कुल। मतलब एक बिजनेसमैन एक ही टाइम पे हर शहर में हर कस्टमर के पास तो नहीं हो सकता ना। उसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ता है। राइट राइट। तो कानून ने क्या किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल नेक्सस या एक डायरेक्ट लिंक बना दिया प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। भले ही उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी ना देखी हो। हाँ, एग्जैक्टली। एजेंट के थ्रू वो लोग एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं। मैं इसको ना एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए एजेंट एक पुल की तरह है, एक ब्रिज जो प्रिंसिपल और बाहरी दुनिया को जोड़ रहा है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, लेकिन लीगली देखा जाए तो उस ब्रिज पर चल प्रिंसिपल खुद ही रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि इस ब्रिज की स्ट्रेंथ या इसकी बाउंड्रीज डिसाइड कौन करता है? इस एजेंट के पास पावर आती कहां से है? लीगल टर्म्स में ना इस पावर को एक्चुअल अथॉरिटी कहते हैं, मतलब वास्तविक अधिकार। ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है एक्सप्रेस और दूसरी होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो नाम से ही लग रहा है कि जो क्लियरली बोली गई हो, राइट? हाँ बिल्कुल, जो क्लियर वर्ड्स में लिख कर या बोलकर दी जाए। जैसे कि आपने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दी, उस पेपर पर जो लिखा है एजेंट बस वही कर सकता है। ओके, तो वो एक ऐसा पुल हो गया जिसका मैप प्रॉपर्ली पेपर पर ड्रॉन है। एग्जैक्टली। पर जो दूसरी वाली है ना, इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। ट्रिकी कैसे? मतलब जो लिखा नहीं है वो भी कर सकते हैं? एक तरह से हाँ। चलिए इसको आपके उसी ब्रिज वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को ब्रिज बनाने का एक्सप्रेस ऑर्डर दिया। अब उस ब्रिज तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क भी तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ, बिना सड़क के ब्रिज पर जाएंगे कैसे? वही तो सड़क बनाने का रिटन ऑर्डर भले ही ना हो, पर मेन काम को पूरा करने के लिए वो जरूरी थी। एग्जैक्टली। इसको एक एवरीडे एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को गाड़ी की चाबियां दी और कहा कि यार इसको सर्विस सेंटर छोड़ाओ। ये क्या हुआ? ये हुई एक्सप्रेस अथॉरिटी। राइट, ये तो क्लियर हो गया। अब रास्ते में उस दोस्त को पता चलता है कि गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, सर्विस सेंटर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, पेट्रोल भरवाता है और बिल आपके नाम पर बनवा देता है। हाँ। अब आपने तो उसे स्पेशली नहीं कहा था ना कि भाई पेट्रोल भरवा लेना। नहीं, मैंने तो सिर्फ सर्विस सेंटर ड्रॉप करने बोला था।
पर पेट्रोल के बिना तो गाड़ी वहां तक जाएगी ही नहीं। बस यही पॉइंट है। मैं काम को पूरा करने के लिए पेट्रोल भरवाना एक नेचुरल और ज़रूरी स्टेप था, और लॉ की नज़र में यही इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अच्छा, तो कानून ये समझता है कि बिजनेस में हर एक माइक्रो डिटेल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी जा सकती। सही बात। जो कॉमन सेंस वाले नेचुरल स्टेप्स हैं वो ऑटोमेटिकली एजेंट की अथॉरिटी में आ जाते हैं, ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। लेकिन यहाँ एक काफी फाइन लाइन भी तो है ना। अगर दोस्त ने पेट्रोल भरवाने की जगह गाड़ी का पूरा इंजन ही चेंज करवा दिया और मुझे बड़ा सा बिल थमा दिया, तो हाँ, वहां पर बाउंड्री क्रॉस हो गई, और जहां एजेंट अपनी लिमिट क्रॉस करता है वही प्रिंसिपल की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ओ मतलब वहां प्रिंसिपल बच जाएगा। बिल्कुल। इसको एक लैंडमार्क केस से समझते हैं, एटवुड वर्सेस मनिंग्स। ये काफी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल केस है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें एक आदमी था जो फॉरेन ट्रिप पर जा रहा था। ओके। तो उसने पीछे से अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए अपनी वाइफ को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी। ओके, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दी अपनी वाइफ को। और उसमें क्लियरली लिखा था कि वो सिर्फ उसके पर्सनल बिजनेस और एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करेगी। तो लिमिट सेट थी कि सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस, कुछ नया नहीं। एग्जैक्टली। लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वाइफ ने क्या किया, उसने एक टोटली नए बिजनेस वेंचर के लिए एक पार्टनरशिप के बिल्स एक्सेप्ट कर लिए, जो कि उस पुराने बिजनेस का हिस्सा थे ही नहीं। ओ, तो जब मामला कोर्ट में गया तो क्या हस्बैंड को उन नए बिल्स के पैसे देने पड़े? नहीं, कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल इसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि एजेंट ने यानी वाइफ ने अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी की लिमिट को क्लियरली क्रॉस कर दिया था। मेक सेंस। अगर परमिशन नहीं दी थी नए बिजनेस की, तो हस्बैंड उसका नुकसान क्यों सहे? ये तो फेयर लगता है। हाँ, जब एक्चुअल अथॉरिटी की बात होती है तो रूल्स क्लियर हैं। पर क्या हो अगर सिचुएशन थोड़ी अलग हो? मान लीजिए एजेंट ने हद तो पार कर दी, पर बाहरी दुनिया को लग रहा है कि सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है, तब क्या होगा? और यहीं से ना एजेंसी लॉ एक बहुत ही खतरनाक, या कहूँ कि दिलचस्प मोड़ लेता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या अपैरेंट अथॉरिटी। अपैरेंट मतलब जो सिर्फ दिख रहा है। हाँ, या जिसे हम दिखावटी अधिकार कह सकते हैं। ये कानून का वो हिस्सा है जहां रियलिटी और इल्यूजन यानी सच और दिखावे के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। मतलब एजेंट के पास पावर है नहीं, पर लग रहा है कि है। एग्जैक्टली। रियलिटी में उस एजेंट के पास जीरो अथॉरिटी होती है, पर प्रिंसिपल के किसी एक्शन की वजह से या उसकी चुप्पी की वजह से थर्ड पार्टी को 100% विश्वास हो जाता है कि इस बंदे के पास पावर है। वेट, मैं यहाँ थोड़ा सा पुश बैक देना चाहूंगा। अगर डीपली सोचा जाए तो ये प्रिंसिपल के साथ कितना बड़ा अनफेयरनेस है। अनफेयर कैसे लग रहा है? अरे, अगर एजेंट झूठ बोलकर या फ्रॉड करके किसी तीसरे बंदे के साथ कोई डील क्रैक कर ले, जिसके लिए मैंने एज अ प्रिंसिपल परमिशन दी ही नहीं थी, तो मुझे क्यों पनिश किया जा रहा है? सजा तो उस एजेंट को मिलनी चाहिए ना, जिसने रूल तोड़ा। फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को यही लगता है कि प्रिंसिपल के साथ गलत हो रहा है, पर ना कानून एक अलग लेंस से देखता है इसको। कानून का मेन फोकस होता है इनोसेंट थर्ड पार्टी को बचाना। इनोसेंट थर्ड पार्टी, बट प्रिंसिपल भी तो इनोसेंट हो सकता है। लगता है? जरूर। एस्टॉपल का बेसिक मतलब ये है कि अगर आपने अपने वर्ड्स या एक्शन से दुनिया को किसी बात का भरोसा दिलाया है, तो आप बाद में अपनी ही बात से मुकर नहीं सकते। ओके, तो इसका मार्केट से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि मार्केट की स्पीड तभी बनी रहेगी जब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। अगर हर बायर को सामान खरीदने से पहले प्रिंसिपल को फोन करके वेरीफाई करना पड़े, तो बिजनेस चलेगा कैसे? ये पॉइंट तो काफी वैलिड है। फिर तो बिजनेस प्रोसेस कंप्लीटली चोक हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए कानून कहता है कि प्रिंसिपल सिर्फ तब फंसेगा जब उसने खुद अपने किसी एक्शन से दुनिया को ये दिखाया हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन उसका एजेंट है, जिसे होल्डिंग आउट कहते हैं। तो अगर मैं वही ब्रिज वाली एनालॉजी वापस लाऊं, तो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी एक तरह का होलोग्राम ब्रिज है। वाओ, हाँ, होलोग्राम ब्रिज, बिल्कुल सही। मतलब दूर से लग रहा है कि वहां एक सॉलिड ब्रिज है। प्रिंसिपल ने वो ब्रिज एक्चुअली कभी बनाया नहीं, पर उसने उस होलोग्राम को वहां चमकने दिया। हाँ, उसने बोर्ड नहीं लगाया कि ये ब्रिज नकली है। एग्जैक्टली। उसने लोगों को वार्निंग नहीं दी। तो इसका कोई क्लासिक केस है क्या, जिससे हम समझ सके कि ये कोर्ट में कैसे प्ले आउट होता है? एक बहुत ही फेमस केस है पिकरिंग वी बस्क। इस केस में क्या हुआ था, एक आदमी ने बहुत सारी हेम्प यानी भांग या सन खरीदी और उसे एक ब्रोकर के गोडाउन में रखवा दिया। ओके, एक ब्रोकर के पास।
पर ब्रोकर का काम तो सिर्फ सामान रखना नहीं होता ना, वो तो सामान बेचने का काम करता है। बस आपने एग्जैक्टली वही पॉइंट पकड़ा जो कोर्ट ने पकड़ा था। अच्छा। हाँ, मालिक ने ब्रोकर को क्लियरली कहा था कि भाई सिर्फ सामान सेफ रखना, बेचना मत। लेकिन एक ब्रोकर के पास कमर्शियल गुड्स रखने का ऑटोमेटिकली पब्लिक मैसेज क्या जाता है? यही कि ये सामान बिकने के लिए रखा गया है, और तो क्या मतलब निकालेंगे लोग। एग्जैक्टली कोर्ट ने यही कहा कि ब्रोकर के गोडाउन में सामान छोड़ना ही पूरी दुनिया के लिए एक इशारा था कि ब्रोकर के पास इसको बेचने की ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी है। तो जब ब्रोकर ने वो सामान किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो मालिक उस डील को कैंसिल नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा आपने खुद ऐसी सिचुएशन बनाई जिससे बायर को लगा कि ब्रोकर एक्चुअल एजेंट है। अब आपको इस डील को मानना ही पड़ेगा। बाप रे, इसका मतलब एजेंसी लॉ में सिर्फ पेपर्स और वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट उससे भी ज्यादा जोर से बोलता है। बिल्कुल, आपकी चुप्पी भी आपके खिलाफ जा सकती है। प्रिंसिपल पर एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है कि उसे पता होना चाहिए उसके आसपास हो क्या रहा है। ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट वाकई काफी पावरफुल है। लेकिन अब इस चर्चा को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। जरूर, बताइए। मान लीजिए एक बहुत ही एक्सट्रीम क्लैश की सिचुएशन आ गई। हम्म, एक तरफ है ये दिखावटी अधिकार या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, जहां ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है, हम्म। और दूसरी तरफ है देश के या किसी बहुत बड़ी अथॉरिटी के स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रूल्स, यानी लिखे हुए कानून। काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। जब इन दोनों की आपस में टक्कर होगी, हम्म। तब कौन जीतेगा, ग्राउंड रियलिटी या रूल बुक? ये एजेंसी लॉ का सबसे, आप कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट होता है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना इसका सबसे बेस्ट और सबसे हार्ट ब्रेकिंग एग्जाम्पल एक केस में मिलता है, हर्षाद जे शाह वर्सेस LIC। ओह, ये वही केस है ना जिसका हिंट मैंने शुरुआत में दिया था, जो डायरेक्टली एक आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा था। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, LIC के एजेंट्स सालों से एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे। वो लोगों के घर जाते, उनसे प्रीमियम का कैश या चेक लेते। समाज के लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात थी। मेरे घर पे भी LIC वाले अंकल आते थे प्रीमियम लेने, ये तो सब जगह होता था। तो इस केस में झगड़ा किस बात का हुआ? झगड़ा इस नॉर्मल प्रैक्टिस को लेकर ही था। इस केस में क्या हुआ, एक LIC एजेंट ने कस्टमर से पैसे तो कलेक्ट कर लिए, और ग्राउंड रियलिटी ये थी कि LIC के मैनेजमेंट को इनडायरेक्टली पता था कि उनके एजेंट्स ग्राउंड पर पैसे ले रहे हैं। तो मैनेजमेंट इसको टॉलरेट कर रहा था, रोक नहीं रहा था एजेंट्स को? हाँ, एक तरह से चुप्पी थी उनकी। तो एज पर आवर डिस्कशन, यहाँ तो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह अप्लाई होना चाहिए ना? लॉजिक तो यही कहता है। कस्टमर को तो यही लगेगा कि एजेंट वेरीफाइड है, क्योंकि कंपनी उसे मना नहीं कर रही। पर यही वो ट्विस्ट आता है कानून का। देखिए, LIC कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी नहीं है। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके रूल्स बेसिकली पार्लियामेंट और अथॉरिटीज द्वारा फिक्स्ड होते हैं। समझ गया। और LIC के जो स्टैट्यूटरी रूल्स थे, जो उनकी रूल बुक थी, उसमें क्लियरली एक्सप्रेसली लिखा था कि एजेंट्स के पास डायरेक्टली प्रीमियम कलेक्ट करने की कोई पावर नहीं है। वेट, क्या? पर आम पब्लिक को तो ये पता ही नहीं होता। वही ट्रेजेडी है। रूल्स के हिसाब से प्रीमियम सीधे ब्रांच में जमा होना चाहिए था। इस पर्टिकुलर केस में एजेंट ने पैसे लिए, पर उसने ब्रांच में जमा नहीं कराए। और पैसे ना आने की वजह से उस कस्टमर की पॉलिसी लैप्स हो गई। और सबसे दुख की बात ये थी कि उसके बाद उस कस्टमर की डेथ हो गई। जब परिवार क्लेम लेने गया तो LIC ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया होगा। बिल्कुल इनकार कर दिया। ये तो इस फैमिली के लिए एकदम क्रशिंग मोमेंट रहा होगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो फैमिली ने डेफिनेटली यही आर्गुमेंट दिया होगा कि LIC ने एजेंट को रोका नहीं, तो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी बनी और उन्हें उनका पैसा मिलना चाहिए। आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली यही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और ही आया। कोर्ट ने क्लियर किया कि ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो किसी क्लियरली लिखे गए स्टैट्यूटरी रूल को ओवरराइड नहीं कर सकती। बाप रे, यानी रूल बुक की जीत हुई। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर स्टैट्यूटरी रूल्स में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि एजेंट के पास पावर नहीं है, तो ग्राउंड लेवल पर चलने वाली कोई भी प्रैक्टिस उस रूल को चेंज नहीं कर सकती। तो एसेंशियली एजेंट को कैश देना, लीगली LIC को पेमेंट करना मना ही नहीं गया। नहीं माना गया। और LIC को पॉलिसी लैप्स होने के लिए लायबल नहीं ठहराया गया। ये एक्चुअली काफी हार्श लीगल लेसन है, स्पेशली आम लोगों के लिए। बहुत हार्श है, पर लॉ के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जरूरी भी माना जाता है। मतलब बात जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस की आती है तो जमीनी हकीकत और रूल बुक की लड़ाई में एंड में रूल बुक ही जीतती है। मोस्टली हाँ। ये तो एक तरह से वार्निंग है सबके लिए
कि किसी भी कंपनी की यूनिफॉर्म या आईडी कार्ड देखकर ब्लाइंडली एजेंट पे ट्रस्ट मत करो, पहले रूल्स पढ़ लो। सही बात है। हालांकि हमेशा सिचुएशन इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक और केस है, चेयरमैन LIC वर्सेस राजीव कुमार भास्कर। इसमें क्या अलग हुआ था? इसमें एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से प्रीमियम काटकर डायरेक्टली LIC को भेजते थे, सैलरी सेविंग स्कीम के अंडर। ओके। यहाँ कोर्ट ने माना कि जिस तरह से पूरा सेटअप बनाया गया था, एम्प्लॉयर को LIC का इम्प्लाइड एजेंट माना जाएगा। पर हर्षद जे शाह वाले केस में क्योंकि स्टैट्यूटरी एक्सप्लिसिटली ब्लॉक कर रहा था उस प्रैक्टिस को, तो कोर्ट कुछ नहीं कर पाई। मतलब कॉन्टेक्स्ट और रिटन रूल्स का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली। अभी तक तो हमने उन सिनेरियोज की बात की जहां थर्ड पार्टी को कम से कम ये पता है कि सामने वाला इंसान एजेंट है और कोई पीछे प्रिंसिपल है। हाँ, प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस डिक्लेयर्ड था। और क्या हो अगर ये पूरी बात ही छुपा ली जाए? मान लीजिए एजेंट कभी थर्ड पार्टी को बताए ही ना कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है। ओ, आप अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल या अज्ञात मालिक के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो दुनिया के सामने खुद को ही बॉस प्रोजेक्ट करे। उस सिचुएशन में लॉ कैसे रिएक्ट करता है? ये एजेंसी लॉ के सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, थर्ड पार्टी की नजर में एजेंट खुद ही प्रिंसिपल होता है, क्योंकि उन्हें तो किसी और के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर अपने नाम से साइन करता है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एजेंट इंडिविजुअली पर्सनली लायबल हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अगर बिजनेस डील में कुछ फ्रॉड हो गया या टर्म्स ब्रेक हुए तो थर्ड पार्टी लीगली सीधा एजेंट का कॉलर पकड़ सकती है। 100% वो एजेंट पर सीधा मुकदमा ठोक सकते हैं। पर अगर एजेंट खुद पर्सनली लायबल हो गया और दुनिया उसे ही बॉस मान रही है, तो उस अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल या उस छुपे हुए मौलिक का क्या रोल रह गया? रोल तब आता है ना जब उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई फायदा निकालना हो। फायदा? मतलब प्रॉफिट? कानून उस अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल को ये राइट देता है कि वो किसी भी टाइम पर्दे के पीछे से बाहर आ सकता है और थर्ड पार्टी को बोल सकता है कि सरप्राइज, ये डील एक्चुअली मेरी थी और मैं चाहता हूं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से पूरा हो। वेट अ मिनट, ये सुनने में थर्ड पार्टी के लिए कितना अनफेयर है। क्यों? अरे मान लीजिए मैंने एजेंट को एक इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट बिजनेसमैन समझकर उसके साथ डील की और कल को कोई अनजान आदमी आके बोलता है मैं इसका मालिक हूं। हाँ, ये तो एक तरह का धोखा हो गया। शायद थर्ड पार्टी उस नए मालिक के साथ कभी बिजनेस ही ना करना चाहती हो। उस इनोसेंट थर्ड पार्टी के राइट्स का क्या? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और कानून बनाने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। लॉ एक्सप्लिसिटली कहता है कि अगर वो छुपा हुआ मालिक बाहर आएगा ना, तो उसे डील उसी हालत में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जिस हालत में एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में थी। अच्छा, मतलब वो टर्म्स मॉडिफाई नहीं कर सकता? नहीं। और थर्ड पार्टी के जो भी राइट्स एजेंट के खिलाफ बन चुके थे, वो प्रिंसिपल आने के बाद बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला पॉइंट मुझे थोड़ा समझना है। बिल्कुल। मान लीजिए आप थर्ड पार्टी हैं, आपने एजेंट से 1000 रुपए का कुछ सामान खरीदा। ठीक है। लेकिन एजेंट पर पहले से आपका 500 रुपए का उधार बाकी था। ओके, तो मुझे उसे 1000 देने हैं पर मुझे उससे 500 वापस भी लेने हैं। एग्जैक्टली। तो आपने अपने दिमाग में कैलकुलेशन की कि भाई जब मैं इसको पेमेंट करूंगा तो अपने पुराने 500 रुपए कट कर लूंगा, जिसे लीगल भाषा में सेट ऑफ या समायोजन कहते हैं। राइट, ये तो बेसिक बिजनेस प्रैक्टिस है। अब अचानक से वो अनजान मालिक एंट्री मारता है और आकर कहता है, ला भाई मेरे सामान के पूरे 1000 रुपए दे, तेरा उस एजेंट के पुराने उधार से मेरा क्या लेना देना। अरे ऐसे में तो मेरा सीधा सीधा नुकसान हो गया 500 का। मैं तो डेट सेट ऑफ करने के मोड में था। और यहीं पर थर्ड पार्टी का लीगल शील्ड एक्टिवेट होता है। कानून कहता है कि मालिक आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप पूरे 1000 बिना सेट ऑफ किए दे दो। वाओ, ये तो बढ़िया है ना? मालिक को आपकी और एजेंट की उस पुरानी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। वो अपने हिस्से का प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्ट मांग सकता है, पर वो उन लायबिलिटीज को मिटा नहीं सकता जो एजेंट ने मार्केट में पैदा की हैं। कमाल है, ये एक काफी फाइन और बैलेंस्ड अप्रोच है कानून की। इसका मतलब वो अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल आकर प्रॉफिट तो जनरेट कर सकता है, हाँ, पर वो किसी भी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये क्लियरली इंश्योर करता है कि लॉ ऑफ एजेंसी का काम ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, किसी इनोसेंट बायर के साथ स्कैम करना नहीं। एग्जैक्टली। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बिजनेस बट प्रोटेक्शन फॉर द इनोसेंट, यही एजेंसी लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम एक थॉट में रैप अप करें तो ये क्लियर है कि एजेंसी का कानून सिर्फ पेपर पे लिखे रूल्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकली ट्रस्ट, पावर और अकाउंटेबिलिटी इन तीनों के बीच की एक काफी कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग एक्ट है।
प्रिंसिपल के लिए अपना बिजनेस ग्रो करने का एजेंट ही एकमात्र जरिया है, पर वही सबसे बड़ा रिस्क भी है। सही में, जैसे हमने ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी रूल्स वाले अनहार्ड ब्रेकिंग केसेस में देखा, एक रॉन्ग चॉइस या थोड़ी सी केयरलेस मॉनिटरिंग प्रिंसिपल को कहां से कहां फंसा सकती है। बिल्कुल, मॉनिटर करना और बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। 100%। पर इस चर्चा को एंड करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही एक वाइल्ड थॉट आ रहा है। हमने जितने केसेस डिस्कस किए, ये लॉज जनरली 1800s में ड्राफ्ट हुए थे। हाँ, 1872 का एक्ट है। तब टेलीग्राम्स होते थे और एजेंट्स सिर्फ इंसान होते थे। वही तो। लेकिन आज की दुनिया देखिए, हम आजकल डिजिटल एजेंट से घिरे हुए हैं। आप एआई की बात कर रहे हैं? हाँ, हम रोज अपने स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्रीडम दे रहे हैं। वो हमारी तरफ से ईमेल्स भेजते हैं, फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं, यहाँ तक कि बढ़ चढ़कर सॉफ्टवेयर और कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने लगे हैं। ये तो है, टेक बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है। तो अब जरा सोचिए, अगर कल को आपका वही स्मार्ट एआई एजेंट अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी के फ्रेम में आकर कोई बड़ी करोड़ों रुपए की डील लॉक कर दे और आपको एज अ प्रिंसिपल इसकी हवा तक ना हो, ओह माय गॉड! तो क्या इन 19th सेंचुरी के पुराने लॉस के हिसाब से आपको एक एल्गोरिदम, एक कोड की गलती का नुकसान अपनी जेब से भरना पड़ेगा? क्या कंप्यूटर कोड को एजेंट माना जा सकता है? ये थॉट सच में काफी डराने वाला और इंट्रीगिंग है। कोर्ट्स में डेफिनेटली इस पर फ्यूचर में काफी हंगामा होने वाला है। अक्सर लोगों को लगता है कि कानून एक स्टैटिक चीज है, पर जब नई टेक आती है तब असल लॉ टेस्ट होता है। हमारी आज की सोसाइटी और आने वाले टाइम में लॉ ऑफ एजेंसी इन एआई ड्रिवन डिसीजंस को कैसे हैंडल करेगी, ये आप सबके लिए सोचने वाला पॉइंट है। बिल्कुल, फ्यूचर ऑफ एजेंसी लॉ इज रियली गोइंग टू बी समथिंग एल्स। इसी थॉट के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एजेंसी के लॉज की लेयर्स कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, इस डीप डाइव में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।